प्रजातंत्र डेमोक्रेसी के अंतर्गत चुनाव क्षेत्र का सीमांकन किया जाता है। यानी प्रजातंत्र में चुनाव होते हैं, निर्वाचन होता है, तो निर्वाचन के लिए निर्वाचक क्षेत्र होते हैं। क्या होते हैं? निर्वाचक क्षेत्र। यानी जहाँ पे वोट पड़ते हैं या जहाँ से वोट लोगों प्रतिनिधियों को मिलते हैं, तो वो हो गए निर्वाचक क्षेत्र, यानी निर्वाचन क्षेत्र। तो इसको ध्यान दीजिएगा। निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो निर्वाचन क्षेत्र मुख्य तौर पे दो प्रकार के होते हैं। निर्वाचन क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं। निर्वाचन क्षेत्र के दो प्रकार होते हैं। निर्वाचन क्षेत्र दो टाइप का होता है। जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन से पहले देश को अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, जहां से इलेक्शन होकर वोट आते हैं, प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो इस तरह से निर्वाचन क्षेत्र भी दो टाइप के होते हैं। निर्वाचन क्षेत्र दो टाइप के होते हैं। एक तो हो गए एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। दूसरा टाइप है बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि निर्वाचन क्षेत्र दो टाइप के होते हैं, एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र और बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। अब इसमें ध्यान दीजिए, जब किसी राज्य को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, ये क्या हो गए? अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र। ध्यान दीजिए, जब किसी राज्य को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र, अलग अलग मतलब जितने प्रतिनिधि खड़े होते उतने क्षेत्रों में बांट दिया जाए। यानी एक सिंपल थिंग्स है, जैसे ये भारत है। अब भारत में मान लीजिए भारत के किसी राज्य में चुनाव होना है, यानी ये एक राजस्थान है। क्या है? ये राजस्थान है। तो राजस्थान को उनके विभिन्न अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया। अब ये कैसे बटेगा? तो यहाँ पे एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र बता रहा हूँ कि जब किसी राज्य को उतने ही निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है जितनी संख्या में प्रतिनिधि चुने जाते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि प्रतिनिधियों के चुने जाने वाले क्षेत्रों के अनुसार क्षेत्रों का सीमांकन। यानी मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 प्रतिनिधियों का चुनाव करना। कितने प्रतिनिधियों का चुनाव करना है? 7 प्रतिनिधियों का चुनाव करना है। ठीक है, तो पूरे देश को 7 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट देंगे। कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांट देंगे? हर निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि का चयन करना है। हर निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि का चयन करना है। तो इस तरह का जो व्यवस्था होती है वह कहलाती है एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। यानी किसी राज्य को उतने ही निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है जितनी संख्या में प्रतिनिधियों का चयन करना है। समझ में आ गया? ये हो गया एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। अब बहुल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि राज्य अनेक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। राज्य को अनेक क्षेत्रों में विभाजित किया गया, यानी एक राज्य को अनेक निर्वाचित क्षेत्रों में विभाजित किया गया। और मान लीजिए कि अलग अलग निर्वाचित क्षेत्र जैसे ये वाला है। अब इस क्षेत्र को एक निर्वाचक क्षेत्र मान लिया गया। ठीक है ना? क्या मान लिया इसको? एक निर्वाचक क्षेत्र मान लिया गया। और इस एक निर्वाचक क्षेत्र से, ध्यान रखिएगा, एक निर्वाचक क्षेत्र से अनेक प्रतिनिधियों का चयन करना, अनेक प्रतिनिधियों का चुनाव
करना हो तो बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र हो गया। यानी देश को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और हर निर्वाचन क्षेत्र से एक से ज़्यादा प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। यहाँ पर क्या था कि एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि का चुनाव होगा, एक ही प्रतिनिधि का चयन होगा। लेकिन बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और हर निर्वाचन क्षेत्र से एक से ज़्यादा प्रतिनिधि का चुनाव होता है, एक से ज़्यादा प्रतिनिधियों को चुना जाता है। तो ये दोनों में फ़र्क हो गया। क्या मेरे प्यारे विद्यार्थी, इन दोनों में आपको फ़र्क समझ में आ गया? एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र जिसमें एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि का चयन होता है, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में जहाँ पर एक निर्वाचन क्षेत्र से एक से ज़्यादा प्रतिनिधि का चयन होता है। तो ये फ़र्क है इसमें। अगर आप ये समझ लिया है तो अब इनके हम थोड़े से गुण के बारे में देख लेते हैं कि दोनों के गुण क्या हैं, दोष क्या हैं, कंपेयर में ही देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के गुण। ध्यान रखिएगा, एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के गुण की बात कर रहे हैं। एग्जाम में ध्यान रखिएगा, आज की वीडियो से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। ठीक है, पहला एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का पहला गुण है निर्वाचन और प्रतिनिधि के बीच घनिष्ठ संबंध। मतलब वो निर्वाचन यानी वो जो क्षेत्र है उसको निर्वाचन एवं जैसे अभी मैंने क्या कहा कि एक देश को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। अब इस निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि का चयन करना है। तो अब जो भी यहाँ से जीतना चाहते हैं तो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो यहाँ से एक ही जीतने वाला, तो इसका मतलब जो भी लड़ने वाले वो इन्हीं निर्वाचन क्षेत्र से होते हैं। तो इसका मतलब एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधि कम ही खड़े होते हैं और वे उस निर्वाचन क्षेत्र से संपर्क में रहते हैं, प्रतिनिधि से संपर्क में रहते हैं। तो इसका मतलब ये किसका गुण हो गया कि एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक और प्रतिनिधि, निर्वाचन और प्रतिनिधि के बीच संबंध घनिष्ठ रहता है। दूसरा गुण बात करें इसका, दूसरा योग्य व्यक्ति का निर्वाचन संभव। योग्य व्यक्तियों का निर्वाचन संभव हो पाता है, क्योंकि अगर बात करें कि इसके अंतर्गत एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि का चयन करना है तो बढ़िया क्वालिटी के व्यक्ति ही जीत पाएंगे। ये एक इसका गुण कहलाता है। इसका क्या कहलाएगा? गुण कहलाएगा। बात करें तीसरा, देश के प्रत्येक भाग का प्रतिनिधित्व संभव है। तीसरा गुण क्या हो गया कि देश को अगर अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है तो हर निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधि चुनाव में भाग लेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि देश के प्रत्येक भाग का प्रतिनिधित्व हो पाएगा, भले वो इस कोने में रह रहा हो व्यक्ति, ये कोना हो या देश का ये किनारा हो, हर कोने से इलेक्शन होगा। तो यानी देश के हर कोने के प्रतिनिधित्व को चुनाव में आने का मौका मिल सकता है। हर कोई प्रतिनिधित्व में भाग मतलब चुनाव में भाग ले सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो सिंपल है कि स्थायी सरकार का निर्माण होता है इससे। इस तरीके से स्थायी सरकार का निर्माण होगा क्योंकि कम प्रतिनिधि ही खड़े होंगे और वो भी जीत जाते हैं। तो इस तरह से फिक्स संख्या में जीते प्रतिनिधियों का चुनाव होता है, यानी एक स्थायी सरकार बनने की उम्मीद रहती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है कि यह जो पद्धति है एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, सिंपल है कि जैसे मान लीजिए अगर 100 वोट है, ठीक है ना, 100 वोट है। अब 100 वोट है तो इसका मतलब क्या है कि 100 वोट में से जैसे मान लीजिए खड़े हो गए, एक को मिले थे, एक को मिल गए 30, एक को मिल गए 40, एक को मिल गए 20 और एक को मिल गए 10 वोट। तो इसका मतलब जिसको ज़्यादा वोट मिले वो उस क्षेत्र से क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। तो 30 वोट जिसको मिले वो जीत गया।
तो इसका मतलब यहाँ पे जीत का फैसला करना भी आसान है, यानी हम ये कहेंगे कि ये पद्धति जो है वह सरल है, यानी सबसे सरल पद्धति। सबसे सरल पद्धति होगी, इसकी एक गुण हो गया, क्वालिटी होगी। और क्षेत्र कम होता है, संकुचित क्षेत्र होता है या तो वो उसकी कमी कहलाती है। यानी हम बात करते हैं अब इसके दोष की, तो दोष पे आ जाते हैं। 5 पॉइंट गुण के लिए काफ़ी है। अब इस एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र के दोष क्या है, कमियां क्या हैं, तो कमियों को समझ लीजिए कि एक छोटा क्षेत्र होता है और छोटे क्षेत्र को ही पूरा निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है, तो इससे फिर दूसरे कोई अनुभवी व्यक्ति यहाँ पे आकर चुनाव नहीं लड़ सकते। इसी क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति चुनाव लड़ते तो ये एक संकुचित क्षेत्र हो जाता है। ये कमी हो जाती है इसकी कि रुचि भी संकुचित हो जाती है। रुचि संकुचित होना यानी यहाँ पे प्रतिनिधि है वह अरुचि वाले भी हो सकते हैं जो यहाँ से चुने जाए, यानी रुचि क्षेत्र संकुचित हो जाता है। रुचि क्षेत्र संकुचित, ये इसकी कमी है कि ये क्षेत्र संकुचित क्षेत्र है और संकुचित रुचि वाला क्षेत्र बन जाता है। और इसके अलावा शासक द्वारा अनुचित लाभ की प्राप्ति की जा सकती है। मतलब ये होता है कि ये पॉइंट जैसे कैसे अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो समझाता हूँ कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि शासक दल यानी जिस वर्तमान में चुनाव होने से पहले जिस पार्टी की सरकार राज कर रही है, यानी शासक दल, वह शासक दल को अपने लाभ की दृष्टि से निर्वाचन क्षेत्र बनाने का अवसर मिल जाता है। यानी फिर क्या होता है कि सरकार एक राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में फेरबदल कर सकती है, क्योंकि उसको पता है कि ये अगर क्षेत्र बन गया तो यहाँ से मुझे वोट नहीं मिल रहा है, तो इसको निर्वाचन क्षेत्र में बढ़ाऊंगा नहीं, मैं इसके पास वाले इलाके को निर्वाचन क्षेत्र बनाता हूँ जहाँ से मुझे वोट मिलेंगे। तो इसका मतलब कि ये निर्वाचन पद्धति जो है, एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र का जो तरीका है, इससे जो शासक दल होता है ना वो अपने मन मुताबिक फ़ायदा ले सकता है, जो हो सकता है कि एक लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, क्योंकि शासक दल द्वारा इस एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र का अनुचित फायदा उठाया जा सकता है और अल्प मतों की प्राप्ति से विजय संभव है। इस पॉइंट को देखिए, अभी जैसे मैंने बताया था कि एक गांव में 100 वोट हैं। अब 100 में से वोट पड़े, जब 4 जने खड़े हुए, एक को मिल के 30 वोट, एक को मिल के 40 वोट, एक को मिल के 10 वोट, एक को मिल के 20 वोट। तो इस तरह से मान लीजिए कि यहाँ पे चित्र 100 हो गए। अब कौन जीतेगा, तो ये चुनाव का तरीका यही है कि जिसको ज़्यादा वोट आए यानी बी व्यक्ति, बी जीत जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि इस एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र से वो व्यक्ति जीत रहा है जिसको आधे वोट भी नहीं मिले और वो उस क्षेत्र का निर्वाचित हो गया, उस क्षेत्र का एक विजेता हो गया, प्रतिनिधि हो गया। तो ये इसकी कमी है कि निर्वाचन क्षेत्र में एक से ज़्यादा प्रतिनिधि तो खड़े हो जाए, लेकिन सिलेक्शन एक का ही होना है और वो एक आधे से भी कम वोट होता है, लेकिन फिर भी वो जीत जाता है। अल्प मतों की प्राप्ति के बाद भी वो विजय हो जाता है, क्योंकि एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र की ये कमी है। और नेक्स्ट है कि नेक्स्ट पॉइंट आप लिख दीजिए, अल्पसंख्यकों को संतोषजनक प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है, क्योंकि जनसंख्या में उतने प्रतिनिधि वोट नहीं मिल पाता है, तो ये इसकी कमी रह जाती है। तो ये वाला आपने समझ लिया। अब बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र को समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। इसका अर्थ तो मैंने आपको समझा दिया था। अब बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के हम बात करते हैं गुण के बारे में। किसके बारे में? गुण। कि अगर देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है तो इससे क्या अच्छी चीज़ें होगी, क्या मेरिट है, क्या गुण है इसके। तो पहला है कि इस पद्धति के अंतर्गत या इस बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र को अपनाए जाने के कारण श्रेष्ठ व्यक्तियों का निर्वाचन होगा। किसका चुनाव होगा? श्रेष्ठ व्यक्तियों का चुनाव होगा। ये ध्यान रखिएगा थोड़ा, ठीक है ना। श्रेष्ठ व्यक्तियों का चुनाव, श्रेष्ठ व्यक्तियों का चुनाव, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जैसे अब ये एक निर्वाचन क्षेत्र है, इसमें एक से ज़्यादा प्रतिनिधि आकर चुनाव लड़ रहे हैं और
एक से ज़्यादा प्रतिनिधियों का चयन भी करना है, तो फिर क्या होगा कि ज़्यादा योग्य व्यक्ति इसमें भाग लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा योग्य व्यक्ति चुनाव जीत सकते हैं। तो पहला फायदा हो गया, श्रेष्ठ व्यक्तियों का चुनाव हो पाएगा। गुण, पहला गुण हो गया। दूसरा गुण क्या होगा कि राज्य के हितों की उन्नति होगी। राज्य के हितों की उन्नति होगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति भाग लेंगे और एक राज्य के निर्वाचन क्षेत्र से एक से ज़्यादा व्यक्ति अगर चुनाव जीतेंगे तो राज्य के हर एक वर्ग को इसका फायदा मिलेगा, मतलब राज्य के हितों की उन्नति होगी। तीसरा पॉइंट है अल्पसंख्यकों का उचित प्रतिनिधित्व। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आएगा कि अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में या बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में, ऐसा प्रश्न आएगा छोटा सा। तो उत्तर आता है अल्पसंख्यकों का उचित प्रतिनिधित्व बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में मिलता है, क्योंकि वहाँ पर एक ही निर्वाचन क्षेत्र से एक से ज़्यादा प्रतिनिधि का चयन होता है, तो उसमें अल्पसंख्यकों को भी उनका उचित प्रतिनिधित्व मिल पाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको मोस्ट करके नोट कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम के हिसाब से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, अब बात करते हैं दोष। इस पद्धति के दोष क्या है, कमियां क्या है। तो पहला है कि विभिन्न दलों की उत्पत्ति और अस्थायी सरकारें। अब देखिए, अब यहाँ पर एक क्या है कि अगर एक निर्वाचन क्षेत्र से एक से ज़्यादा व्यक्ति चुने जाएंगे, तो इसका मतलब ज़्यादा व्यक्ति चुनाव में भाग लेंगे, मतलब नए दल बनेंगे, क्योंकि हर दल को प्रतिनिधित्व मिल रहा है, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दल बनेंगे। और अगर जरूरत से ज़्यादा दल चुनाव में भाग लेते हैं तो वोट बिखर जाएंगे और किसी को भी स्पष्ट वोट नहीं मिलेगा। और स्पष्ट वोट नहीं मिलता है या गिने चुने व्यक्ति अगर चुनाव में आधे अधूरे वोट लेकर जीतते हैं तो फिर इस तरह से किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा और गठबंधन की सरकार यानी अस्थायी सरकार बनेगी। कैसी सरकार बनेगी? तो इसकी कमी होगी कि विभिन्न इस बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र से दल बहुत ज़्यादा बनेंगे और ज़्यादा दल बनेंगे तो अस्थायी सरकारें ज़्यादा होगी और अस्थायी सरकारें लोकतंत्र के लिए नुकसान होती हैं। निर्वाचक और प्रतिनिधियों के बीच संबंध नहीं होता। दूसरा, देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि निर्वाचकों और प्रतिनिधियों, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में होता क्या होता है कि कौन सा प्रतिनिधि जीतेगा और कौन निर्वाचक होगा, इसका कोई यहाँ पे फिक्स नहीं होता, क्योंकि एक से ज़्यादा दल होते हैं ना तो अस्त व्यस्त हो जाता है, मैनेजमेंट सही नहीं रहता और निर्वाचक और जो प्रतिनिधि होता है इनके मध्य संबंध ही नहीं रहता है। और जब संबंध नहीं रहता है तो ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है वो शायद ही फायदा पहुँचाए, क्योंकि इसमें ये कमी रह जाती है। और इसके अलावा निर्धनों के लिए निर्वाचन लड़ना कठिन। कमी, ये इसकी कमी है कि बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र की एक कमी ये है कि इसमें अगर कोई गरीब लोग हैं तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक निर्वाचन क्षेत्र में एक से ज़्यादा प्रतिनिधि चुनाव लड़ेंगे तो हो सकता है कि पैसे वाले अपने पैसे के बल पे दूसरों पर हावी हो जाए और तो इस तरह से दूसरे व्यक्ति चुनाव जीतने के ज़्यादा मौका लेंगे जो अमीर हैं, क्योंकि अपने पैसे और ताकत बाहुबल के बल पर वो जीत सकते हैं। तो निर्धन लोगों को इसमें चुनाव लड़ने और जीतने का मौका बहुत कम मिलेगा। और अनुत्तरदायी या उम्मीदवारों का व्यक्तित्व मूल्यांकन संभव नहीं है, क्योंकि एक से ज़्यादा व्यक्ति अगर चुने जाते हैं तो अब हम ये नहीं कह पाएंगे कि इस निर्वाचन क्षेत्र को किसने फायदा पहुंचाया, कौन सा प्रतिनिधि इस निर्वाचन क्षेत्र में फायदेमंद रहा, तो ये कठिन है। तो अगर कंक्लूजन में पूछा जाए कि कौन सा
तरीका सबसे बेस्ट है। एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र बढ़िया रहता है प्रजातंत्र के लिए या बहु सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र? तो अगर देखा जाए आज के समय एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र काफ़ी फायदेमंद होता है और काफ़ी देशों में, भारत जैसे अलग अलग विभिन्न देशों में एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है और वर्तमान में बहु सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र से अधिक फायदेमंद एकल सदस्यीय निर्वाचन रहता है। तो ये था आज की इस क्लास के इंपॉर्टेंट पॉइंट, थॉट एंड आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने डिलीवर करी। इंपॉर्टेंट थी इसलिए शेयर भी कीजिएगा और एक और इसका लेसन बनेगा जो होगा आखिरी आपके इस चैप्टर का। तो दोबारा आपसे इंपॉर्टेंट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड लविंग दिस वीडियो। थैंक यू।